आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सॉइल मिनरोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो से जो पहले की वीडियोस हैं उनके अंदर हमने कोशिश की है सॉइल फिजिक्स से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हें हमने कवर किया है। उन वीडियोस के लिंक आपके सामने ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो पाएंगे, तो आप चाहें तो वहां से उसे यूज करते हुए उस लिंक को यूज करते हुए उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने ना देखे हो तो। और आज इस वीडियो के अंदर हम सॉइल मिनरोलॉजी या स्पेसिफिकली मिनरल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, कुछ रॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ रखे हैं। ये क्वेश्चंस का टारगेट ये है कि आने वाले वक्त में जो एएसआरबी नेट एग्जामिनेशन होने वाला है उसके अंदर आपके लिए ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल रह सकती है। या अगर आप आने वाले वक्त में आईसीआर के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जेआरएफ, एसआरएफ या कोई भी आप नेशनल लेवल पे या इवन आप स्टेट लेवल पे भी अगर सॉइल साइंस से जुड़ा कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आई एम रियली श्योर दीस क्वेश्चंस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर एग्जामिनेशन। और हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का जो सबसे पहला सवाल है वो आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ कोरस टेक्सचर्ड रॉक्स। कोरस टेक्सचर्ड रॉक्स के बारे में बात करनी है। एक होते हैं फाइन टेक्सचर्ड, एक है कोरस टेक्सचर्ड। तो आप क्या जानते हैं कि कोरस टेक्सचर्ड सॉइल जो है वो क्या वॉल्केनिक होती हैं या इंट्रूसिव होती हैं? सोचिए, क्या आप जानते हैं? वॉल्केनिक हम जो कहते हैं जो बाहर रहती हैं वो फाइन टेक्सचर्ड रहती हैं, और जबकि जब हम इंट्रूसिव बोले तो वो क्या हो सकते हैं, एक तरह से कोरस टेक्सचर्ड रॉक्स हो सकती हैं। अब उन कोरस टेक्सचर्ड रॉक्स के बारे में आपसे पूछा है कि कौन सा एग्जांपल सही है। क्या फेलिस्टीन, ऑब्सीडियन एंड सम प्रोपोर्शन ऑफ बेसाल्ट एंड बेसाल्ट क्लास, रायोलाइट, एंडेसाइट बेसाल्ट, एग्रेनाइट, डायोराइट, गब्रू या हॉर्नब्लेंड या नन ऑफ दीस? क्या होना चाहिए आंसर, क्या लगता है आपको? अपनी कॉपी में 1 से 20 तक गिनती लिख लीजिए, काउंटिंग लिख लीजिए और कोशिश करिए हर क्वेश्चन का जवाब अपने आप पहले अपनी कॉपी में लिखने की। अगर सही हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो याद कर लीजिएगा। मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ, 5 4 3 2 1। आंसर इज थर्ड, ग्रेनाइट, डायोराइट, गब्रू और साथ में गब्रू बोलते हैं, गैब्रो बोल दो, जो भी बोलना चाहते हैं, और साथ में हॉर्नब्लेनाइट। हॉर्नब्लेनाइट हॉर्नब्लेंडाइट जो है ये क्या है, कोरस टेक्सचर सॉइल के एग्जांपल हैं। आप कहेंगे कि और भी याद नहीं है हमें तो याद करा दीजिए, याद कर लीजिएगा कि कोरस टेक्सचर के एग्जांपल ये हैं, अभी हमने याद कर ही लिए। इंटरमीडिएट टेक्सचर के कौन से हैं? रायोलाइट है, एंडेसाइट है, बेसाल्ट है। ठीक है, फाइन टेक्सचर की हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछने जाए तो याद रखना है फेल्साइट है, ऑब्सीडियन है, साथ में सम प्रोपोर्शन ऑफ बेसाल्ट एंड बेसाल्ट ग्लास। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने आप आंसर फटाफट से जज कीजिए, मुझे पॉज कीजिए, अपना आंसर चेक करिए। 5 4 3 2 1। इतना ही टाइम देता हूं मैं क्योंकि मुझे पॉज करके आप अपने आप आंसर जज कर लेते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आंसर रिवील करें तो आंसर शुड बी द फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं कि मैं आपको कई बार याद कराते आया हूँ अल्फे काना के मांगे, है ना। सब हर इंसान ये जानता है कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, सिलिकॉन उससे कम है, और उसके बाद आपने कहा कि अल्फे काना के मांगे, है ना, काना के मांगे। अब हो सकता है आपकी अपनी खुद की कोई अलग ट्रिक हो, लेकिन मैं जनरली इस तरह से याद करता हूँ और याद करवाता भी हूँ लोगों को। तो हो सकता है आपने कभी ये जाना हो कि 46% हम देख सकते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अबाउट 27% हम कह देते हैं सिलिकॉन होता है। अब इसके आगे की जो कहानी है उसके ऊपर बेस मैंने आपको एक एमसीक्यू दे दिया, है ना। तो एल्यूमिनियम जो है वो कितना है, अबाउट 8। Fe 5, 5 की स्पेलिंग क्या होती है? FIVE होती है ना। तो एफ से स्टार्ट है 5, एफ से ही FE है, तो इसलिए मेरे को 5 पॉइंट समथिंग ये याद रहता है ना। 8 पॉइंट समथिंग ये है, 5 पॉइंट समथिंग है। और उसके बाद ये 3% आ जाता है, ये 2 आई थिंक ये भी 2% हो जाता है। एग्जैक्टली तो हम देख लेंगे। तो एग्जैक्टली अगर हम प्रोपोर्शन देखो, ये मोटा मोटी मुझे याद है परसेंटेज, तो उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम कौन सा होगा, 8.1% पे होगा। आयरन कितना होगा, 5.1% पे होगा। कैल्शियम कितना है भाई? कैल्शियम हम कहेंगे 3.2% पे आ जाएगा, 3.6% पे आएगा। सोडियम कितना आएगा? सोडियम हम कहेंगे 2.8% पे आ जाएगा, जबकि ई पोटेशियम जो है वो 2.6% या 2.5% भी यहाँ पे कई बार मेंशन किया जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। स्पेसिफिकली राजस्थान के जो एग्जाम है, एआरओ डबल एआरओ जैसे एग्जाम, उसमें आई थिंक एक बार पूछा गया है कि स्पेसिफिकली पूछा था पोटेशियम का परसेंटेज कितना है। और रिसेंटली में जो 2025 में एग्जाम हुआ है ना, तो उसके अंदर पूछा गया था, आई थिंक आयरन का पूछा था, आयरन का परसेंटेज पूछा था, कितना होता है? 5.1%। तो आपको ये परसेंटेज भी याद करने होते हैं। अगर कभी याद नहीं किए थे तो अभी याद कर लिए होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और फटाफट से एक नोट पॉइंट दिमाग में रख लीजिएगा कि ऑक्सीजन इज वन ऑफ सच एलिमेंट विच कवर्स 90% बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट पे जो भी वॉल्यूम है एलिमेंट्स का, उसके 90% हिस्सा कौन है? ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि बताओ सोडियम क्लोराइड जो होता है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह की शेप, या हम कह सकते हैं हैबिट उसका जो है वो डिफरेंट देखा जाता है। शेप उसकी अलग अलग देखी जाती है। तो कौन सी शेप
किस मीडियम में देखी जाती है ये आपको जज करना है। फटाफट से अपना आंसर गैस कर लीजिए अपने दिमाग में। 5 4 3 2 1 मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। आई होप आपने अपना आंसर सही ही जज किया होगा। आंसर है इसका डी, यानी नेचुरल मीडियम के अंदर, न्यूट्रल मीडियम आई मीन न्यूट्रल मीडियम के अंदर तो कैसा होता है, वो क्यूबिक ही होता है ना। क्यूबिक NaCl का एक फेमस स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में हो सकता है बन रहा हो आपके, तो वो क्यूबिक ही है। दूसरा, यूरिया की प्रेजेंस में याद रखना है आपको, वो ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। मतलब हम ये कहते हैं कि जो भी हमारे जो मिनरल्स हैं वो जब बन रहे हैं, उनकी क्रिस्टलोग्राफी डिसाइड हो रही होती है, तो वो जिस मीडियम में बन रहे हैं उस मीडियम का इफेक्ट देखा जाता है, प्रभाव देखा जाता है। अगर आसपास यूरिया है उस सॉल्यूशन में, जब ये NaCl क्रिस्टल बन रहे हैं, तब उस दौरान उसका शेप कैसा बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। अगर गम अकेशिया है तो उसकी एक अलग ही निराली सी स्ट्रक्चर देखी जाएगी, जिसे हम कह देंगे ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखा जाएगा। तो ये एक फैक्ट है जो हमें याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। इसलिए आंसर शुड बी द, ए का होना चाहिए थर्ड, बी का 1 और सी का सेकंड। आई होप ये आपको पता होगा। एक नोट पॉइंट लगा कि ये बात भी इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना कि ये जो हम कंपाउंड कह रहे हैं कि शेप ऑफ अ क्रिस्टल कंपाउंड में डिफर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ कंडीशन। बिल्कुल आपने बताया कि अलग अलग कंडीशंस के अंदर शेप अलग हो सकती है, लेकिन इनके बीच में जो इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं, दो फेसेस के बीच में जो एंगल होते हैं, इंटरफेशियल एंगल्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं। फैक्ट है, याद रखना है। दूसरी बात, ये जो इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं इन्हें कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप निकाल सकते हैं, तो फेमस है नाम गोनियोमीटर। गोनियोमीटर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। कौन से एग्जाम में, नेट में आ सकता है, याद रखें। फटाफट से बताइए मुझे कि टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेवाइस लैटिस और साथ में क्रिस्टल क्लासेस कितनी होती हैं। आई होप मुझे पॉज करके आंसर जज कर लिया है आपने। आंसर मैं रिवील कर रहा हूँ, आंसर शुड बी द सेकंड, यानी 7 हम कहते हैं। कितने हैं, क्या है, क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। कितने हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अलग अलग नाम होते हैं, आपने सुना होगा। हम कहते हैं ट्राई क्लिनिक है ना, मोनोक्लिनिक है, रोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, और कई सारे अलग अलग हम देखते हैं। कुल मिला के 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। ब्रेवाइस लेटिस कितने होते हैं, ब्रेवाइस लेटिस जो होते हैं 14 होते हैं। और क्रिस्टल क्लासेस कितनी होती है, तो ये होती है 32। इन 32 क्लासेस को हम इकट्ठा कर सकते हैं किसके अंदर, इन 7 टाइप ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको पूछा है HCP और CCP के बीच में जुड़ा आपको एक सही स्टेटमेंट बताना है, क्या होगा। क्या जानते हैं आप HCP और CCP क्या है ना। अगर पता है तो फटाफट से अपना आंसर जज कर लो दिमाग में। नहीं पता है तो मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ कि क्या होती है ये कंडीशन, है ना, उसके बाद आंसर जज कर लेना। देखो, अगर हम कहते हैं कि कोई एक लेयर है जिसमें ए इस तरह से हमने कुछ गोले बिठा रखे हैं, तो ये एक ए लेयर बन गई है। अब इस एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो बन रही है, वो मान लेते हैं वो कैसे बन रही है, इस खाली जगहों पे दूसरे एलिमेंट बैठने के कारण बन रही है। तो खाली जगहों पे दूसरे एलिमेंट बैठ गए, यानी बी बैठ गया, तो बी बैठने से एक और सेकंड लेयर बन गई। अब ये जो सेकंड लेयर बन गई, इसके ऊपर जो तीसरी लेयर बनेगी, ये डिसाइड करेगी कि आपकी स्ट्रक्चर CCP है, यानी क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, या फिर SCP है, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब, अगर तीसरी लेयर जो है पहली लेयर जैसी ही है, यानी पहली लेयर जैसी ही है, तब उस कंडीशन में बनेगा AB है ना, AB। अब ए एक और वापस रिपीट हो गया, AB इस तरह से बन रहा है, तो उसे हम बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जबकि अगर हम कहें तीसरी लेयर में अलग आ जाती है ना, सी से याद रखो, अलग आ जाती है। क्यों, क्योंकि हमें अब बोलना है ABC है ना, तो यहाँ सी नया आ रहा है, तो सी से याद रखना, ये CCP के अंदर होता है, यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर ऐसा होता है। तब इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे CCP कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से था, है ना, ये आपको पूछा गया था SCP और CCP के बीच में क्या सही स्टेटमेंट कौन सा है। जज करिए, मैं आंसर टेबल कर रहा हूँ फिर। 5 4 3 2 1 आई एम शोइंग यू द राइट आंसर विच इज द फर्स्ट वन। यानी HCP हो चाहे CCP हो, आपको इफेक्ट याद रखना है ना। HCP हो चाहे CCP हो, दोनों की अगर आपसे पूछे पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, तो पहली बात आप याद करेंगे कि दोनों की सेम होती है, 74% होती है। आपसे इनका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले तो क्या कहेंगे आप, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ठीक है, CCP का कोई और नाम होता है क्या, CCP का दूसरा नाम होता है फेस, FCC भी होता है, आई थिंक फेशियल क्लोज पैकिंग ऐसा कुछ है ना। मैं आई थिंक FCC भी बोलते हैं ऐसे, फेशियल क्लोज पैकिंग, मतलब एक पर्टिकुलर फेस के ऊपर ही एक एलिमेंट का होना कहा जाता है उसे। चलो, जो भी है HCP हो गया, CCP है, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिए हमने। अब और क्या क्वेश्चन पूछा गया, द स्ट्रक्चर इज SCP हैविंग AB स्टैकिंग। बिल्कुल, HCP में कैसा होता है, AB स्टैकिंग होती है, बात सही है। 74% पैकिंग एफिशिएंसी होती है, बिल्कुल सही है। सिमिलर टू द CCP, सिमिलर जैसी ही इसकी एफिशिएंसी है, लेकिन सिमेट्री अलग है, बिल्कुल
क्योंकि सीसीपी की सिमेट्री में एबीसी 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 इस तरह से चलता है। दूसरे स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि देखो 68% का एफिशिएंसी दे दी, ये सही नहीं है। ये आई थिंक बेसल वाली जो होती है बीसीसी टाइप का जो होता है उसमें 68 होती है, इसमें नहीं होती है, तो गलत है। द स्ट्रक्चर ऑफ एससीपी इज हैविंग एबीसी एबीसी स्टैकिंग एंड लोअर पैकिंग एफिशिएंसी देन सीसीपी। नहीं भैया, बराबर ही होती है। द स्ट्रक्चर इज सीसीपी एंड हैविंग द एबी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 8। नहीं भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 नहीं, 12 होता है, याद रखना। यहाँ आसपास के 4 लोग जुड़े होते हैं, 4 ऊपर से जुड़े होते हैं, 4 नीचे से जुड़े होते हैं, टोटल 12 इसकी क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। अच्छा, कुछ और नोट पॉइंट लगा के दिखाए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप एचसीपी और सीसीपी जज कर रहे हैं तो इस बात को याद रखें कि एचसीपी और सीसीपी में एन नंबर ऑफ एनायंस अगर हैं, एन नंबर ऑफ एनायंस हैं, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल होल्स कितने होंगे? वो भी एन होंगे। अगर मैं कहूँ 4 एनायंस हैं तो ऑक्टाहेड्रल होल्स भी कितने होंगे? 4 होंगे। लेकिन टेट्राहेड्रल होल्स कितने होंगे? 4 टू जा 8 होंगे। इस फैक्ट को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। अभी क्रिस्टलोग्राफी में ज्यादा ही अंदर डूब जाए, घुस जाए, तो इनके कारण भी हमें समझ में आ सकते हैं, लेकिन अभी इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, ऊपर की सरफेस की इंपॉर्टेंट बातों को याद कर लेते हैं। डन। नेक्स्ट, फटाफट से मुझे मैचअप करके दिखाइए। इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ सवाल है तो वो मुझे लगता है यही है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल क्रिस्टलोग्राफी, सॉइल मिनरोलॉजी, इनसे अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। बताइए, मिनिमम रेडियस रेशो है ना, ये कहाँ पे चले जाते हैं? गोल्डस्मिथ रेशो लॉ वगैरह उसके अंदर आ जाती हैं चीजें। कैटायन और साथ में एनायन का जो रेशो होता है, कैटायन और एनायन का जो रेशो होता है, उसकी रेडियस का जो रेशो होता है उससे रिलेट किया गया था। तो मिनिमम रेडियस और साथ में उसका पॉलीहेड्रॉन कैसा बन रहा है और साथ में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसके बिहाफ पे आपको एक मैचअप बताना है। मुझे पॉज करके फटाफट से अपना एक आंसर गैस करिए, कॉपी में लिख लीजिए। 5 4 3 2 1 मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज थर्ड। क्यों रे भैया? देखो, अगर आप कहते हैं 4 है तो ऑफकोर्स नाम क्या बनना चाहिए? टेट्राहेड्रॉन बनना चाहिए। हाँ, 4 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो टेट्राहेड्रॉन होगा। अब 4 है तो 4 की सबसे अपर लिमिट क्या होती है? 4 की अपर लिमिट में याद रखता हूँ 0.414 बनेगी, अपर लिमिट बनेगी। लेकिन इससे तो मिनिमम रेडियस पूछी है, मिनिमम रेडियस पूछी है तो आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, मतलब ए 3 सेकेंड। हाँ देखो, ए 3 सेकेंड है ना। क्या बोले सर आप? मैंने ये बोला दोस्त, मैंने इस तरह से दिमाग में याद कर रखा है कि जब नाम आ रहा है टेट्रा, टेट्रा नाम आ रहा है तो कुछ 4 तो आएगा, तो 4 आएगा, लेकिन इसकी अपर लिमिट आएगी 4, यानी इस टेट्राहेड्रॉन की लिमिट क्या, मतलब रेंज क्या बनेगी? 0.225 से 0.414 बनेगी। 4 आ रहा है ना, 4 रिप्रेजेंट द टेट्राहेड्रॉन, ऐसे दिमाग में रखता हूँ मैं। अब ये मेरा तरीका है याद करने का, आपका कुछ और हो सकता है ना। 6 है तो ऑफकोर्स यहाँ कुछ बच्चे तो यही घूम जाते हैं कि पूछते हैं ऑक्टाहेड्रल की सीएन यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, वो कहते हैं सर 8 होता है। अरे 8 नहीं होता मेरे भाई, ऑक्टा लगा हुआ है डजंट मीन कि 8 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब उसमें 8 फेसेस हैं, 8 उसकी फलक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है जनाब। तो उसमें 6 है, अच्छा 6 1 ऑक्टाहेड्रल का कितना होगा? 0.7 है ना, 3 2 के ऊपर आ जाएगा, तो यानी फर्स्ट फर्स्ट आ जाएगा। वो गलत बोल दिया कि मैंने? अच्छा, मिनिमम रेशो है, बिल्कुल बिल्कुल गलती कर दी वापस। मिनिमम रेडियस रेशो तो यानी A14 हो जाएगा। 8 नंबर पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक फॉर्म में हो जाना चाहिए, बिल्कुल। तो इसी C4 और क्यूबिक की अपर रेंज कितनी हो जाएगी? अच्छा, लोअर रेंज की बात करनी है हमें अभी, लोअर रेंज की बात करनी है तो ये हो जाएगी लोअर रेंज, आई थिंक कितनी हो जाएगी? बिल्कुल 0.734 हो 732 हो जानी चाहिए। और डोडेका की कितनी हो जाएगी? मिनिमम 1 से ज्यादा हो जाता है तो फिर वो डोडेकाहेड्रल हो जाता है। ये आप कहेंगे कि दिवाकर आप जो बोल रहे हैं हमें आपकी बातों में विश्वास थोड़ा कम हो रहा है, तो आप इधर से याद कर लीजिएगा, है ना। ये स्क्रीनशॉट जो रखा है मैंने, याद कर लेना, है ना। इसकी अगर रेंज की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगी? 0.225 से 0.414 हो जाएगी। इसकी रेंज 0.732 तक हो जाएगी। इसकी रेंज 0 से 1 तक चली जाएगी, है ना। और 1 से ज़्यादा अगर हम चले जाएँ तो वो डोडेकाहेड्रल में चली जाती है। ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कुछ लोग हम देखते हैं ट्रायंगल वाली भी याद करते हैं, लीनियर वाली रेंज भी याद करते हैं, वो इतनी ज़रूरी नहीं है। ये ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैंने आपको बता दी। फटाफट से कुछ नोट पॉइंट है, दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम जो होता है वो एल्कलाइन कंडीशन में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है। AlAlt, AlAlt याद करो मेरे साथ, AlAlt मतलब एल्कलाइन कंडीशन में एल्यूमिनियम जो है वो कैसा स्ट्रक्चर रखता है, कैसा कोऑर्डिनेशन रखता है? टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन रखता है। ठीक है दिवाकर, एक नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद करवाया आपने। दूसरा, अच्छा, और एसिडिक कंडीशन में कैसा रखता है? फिर ऑक्टाहेड्रल रखता है। लेकिन AlAlt क्या है? एल्कलाइन कंडीशन में एल्यूमिनियम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर AlAlt, ठीक है। आप कहेंगे ये तो सुधीर सर वाली ट्रिक है, बिल्कुल सुधीर सर वाली ट्रिक ही है। और
बहुत अच्छी ट्रिक है, तो याद रखना चाहिए हमें, है ना। और नेक्स्ट हम देखते हैं द सल्फाइड मिनरल्स जो है वो CDS जो है हैज कैटायन और एनायन का रेशियो जो है वो 0.53 दिखते हैं। मतलब CDS यानी कैडमियम सल्फाइड जो होता है वो कहता है कि भैया हमारा जो रेशियो बन रहा है 0.53 बन रहा है, और हमारा दिमाग दौड़ता है, हमारा दिमाग दौड़ के बोलता है कि जब 0.414 और 0.732 के बीच में अगर आ रहा है 0.53, 0.53 कहाँ सेट होगा इस रेंज में, ऑक्टाहेड्रल की रेंज में सेट हो रहा है। तो इसका मतलब हमें लगेगा कि CDS के अंदर कैसा शेप होता है, ऑक्टाहेड्रल लगता है हमें, लेकिन ऑक्टाहेड्रल नहीं होता। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ये याद रखना है, एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि इसके अंदर ओवरलैपिंग हो जाती है। ओवरलैपिंग होने के कारण हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसा देखा जाता है, CDS के अंदर जो हम कोऑर्डिनेशन देखेंगे उसका, वो टेट्राहेड्रल देखा जाएगा। The sulfide mineral CDS has ratio of 0.5, a predict coordination number 6। हमें लगता है कि 6 होगा, but CDS in this mineral is about 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में देखा जाता है, मतलब टेट्राहेड्रल होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2 नोट पॉइंट याद कराए बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फटाफट से करेक्ट स्टेटमेंट जज करिए और अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 5 4 3 2 1 मैं आंसर रिवील कर रहा हूं, मुझे पॉज करके, आई होप आपने आंसर जज किया है। आंसर इज थर्ड, क्वार्ट्ज इज रेयरली फाउंड इन द सॉइल एंड मोस्टली अकर इन द वोल्केनिक रॉक्स। ये तो यार मेरे को स्टेटमेंट गलत लग रहा है, यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं पूछा गया। देखते हैं हम, ट्राइडेमाइट इज मोस्ट एबंडेंट सिलिका, सिलिका पॉलीमॉर्फ नहीं, सिलिका पॉलीमॉर्फ तो नहीं, क्वार्ट्ज इज रेयरली फाउंड इन द सॉइल, मुझे ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है। और मोस्टली अकर इन द ऑर्गेनिक रॉक। चलो देखते हैं, ओपल इज अ हाइड्रेटेड एमॉर्फस सिलिका। ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि ट्राइडेमाइट नहीं होता मोस्ट अबंडेंट, क्वार्ट्ज होता है मोस्ट अबंडेंट, लेकिन मोस्ट अबंडेंट होता है तो फिर ये रेयरली क्यों लिख दिया है, मुझे लगता है ये गलत हो गया है। चलो जो होंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं, ओपल इज अ हाइड्रेटेड एमॉर्फस सिलिका, बिल्कुल कॉमनली फाउंड इन डायटोमस रॉक्स। सही बात है, मेरे ख्याल से इसका स्टेटमेंट सेकंड होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और ऑल द सिलिका पॉलीमॉर्फ हैव आइडेंटिकल टेट्राहेड्रल लिंकेज पैटर्न। सबका आइडेंटिकल नहीं होता भैया, कुछ का अलग है, ओपल का अलग है, बाकियों का अलग है, तो इस कारण से मुझे लगता है ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो मेरे ख्याल से सेकंड होना चाहिए आंसर। मैं एक बार फिर से चेक करके आपको किसी कमेंट के जरिए आप बताइएगा क्या सही है ना, मुझे लगता है सेकंड सही आंसर। चलो हाँ, यहाँ पे देखो रेफरेंस भी रखा है हमने, ओपल इज अ पॉलीमॉर्फ और डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बट पॉलीमॉर्फ ऑफ क्वार्ट्ज इज मोस्ट, क्वार्ट्ज सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट होता है ना, और ओपल इज कॉमनली फाउंड इन द सॉइल। ठीक है, ओपल होता है, ट्राइडोमाइट इज रेयर, ट्राइडोमाइट रेयर होता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि फिर हमारा आंसर क्लिक करने में गलती हो गई है, सी नहीं है आंसर, सेकंड ही होना चाहिए। चलिए फटाफट देखते हैं, आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। जज करिए कौन सा कथन गलत है। 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मुझे पॉज करें आप और अपने आप आंसर जज करें। मैं आंसर दिखा रहा हूँ, आंसर है इसका सेकंड, पोटेशियम फेल्सपार आर फाउंड इन द कोरस सैंड फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल। ओनली नहीं लगाते तो चलता, ज्यादातर तो हम देखते हैं कोरस सैंड सेक्शन में देखा जा सकता है, सैंड और सिल्ट में दोनों में देखा जा सकता है। क्ले में कम होता है पोटेशियम का, पोटेशियम फेल्सपार, लेकिन ओनली लिख देना सही नहीं है ना। बाकी सारे सही हैं, बिल्कुल सही है। ऑर्थोक्लेज और माइक्रोक्लाइन आर पॉलीमॉर्फ, बिल्कुल। ऑर्थोक्लेज में कैसा होता है, OM, मैं से याद कराता हूँ, ओम नमः शिवाय वाला OM याद रख लो। ऑर्थोक्लेज में क्या होता है, मोनोक्लिनिक। और जबकि दूसरा कौन सा है, माइक्रोक्लाइन, माइक्रोक्लाइन में कैसा होता है, माइक्रोक्लाइन में होता है ट्राइक्लिनिक, है ना, माइक्रोक्लाइन में ट्राइक्लिनिक होता है। तो ये उनकी सिमेट्री अलग है, लेकिन होते दोनों क्या है, पॉलीमॉर्फ है। दोनों का फॉर्मूला क्या निकलता है, KAlSi3O8। आपको कैसे याद हो गया है सर, बार बार शायद 100 बार बोल दिया होगा तो मुंह से अपने आप KAlSi3O8 अपने आप निकल जाता है। हो सकता है ये सही होना चाहिए मेरे, आप कहीं कि नहीं, सर गलत है तो बात अलग है। लेकिन ऑर्थोक्लेज माइक्रोक्लाइन आर पॉलीमॉर्फ विद अ डिफरेंट सिमेट्री। डिफरेंट सिमेट्री क्यों बोला है कि दोनों के अंदर सिमेट्री अलग होती है, स्टेटमेंट सही है। फेल्सपार आर एनहाइड्रस एल्यूमिनोसिलिकेट ऑफ पोटेशियम, बिल्कुल पोटेशियम होगा तो बोल देंगे ऑर्थोक्लेज, सोडियम या कैल्शियम होंगे तो उन्हें बोलेंगे प्लैगियोक्लेज। प्लैगियोक्लेज के अंदर कौन, सोडियम का हो जाएगा एल्बाइड, कैल्शियम का हो जाएगा एनॉर्थाइड। बिल्कुल, क्या बात है, सही है। प्लैगियोक्लेज फेल्सपार फॉर्म अ सॉलिड solution series between the albite and anorthite. Plagioclase form a solid solution series between the albite and anorthite। नहीं, plagioclase form a solid solution, हाँ ये भी बात सही है, बिल्कुल मैंने अभी यही तो बोला आपको, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। गलत कौन सा था, ये गलत था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, करेक्ट कौन सा मैच किया गया है फटाफट से जज करके बताओ।
5 4 3 2 1 मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1 मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज सी। ओपल जो है वो हाइड्रेटेड एमोर्फस सिलिका होता है। बिल्कुल वो क्वेश्चन का आंसर गलत टिक हो गया था, तो ये सही है बात। तो ऑर्थोक्लेस में ट्राइक्लिनिक नहीं होता है रे भैया, ऑर्थोक्लेस में मोनोक्लिनिक होता है, क्योंकि ओम नमः शिवाय के रूप में ओ एम याद रखते हैं। सॉरी, माइक्रो क्लिनिक में क्या होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, तो ये उल्टा दे दिया था, गलत है। प्लेग्यूक्लियस के अंदर KLSI3 और सी नहीं नहीं के नहीं आएगा भैया, सोडियम आना चाहिए। प्लेग्यूक्लियस सीरीज अभी आपको बताइए सोडियम और कैल्शियम वाली लोगों की है। ट्राइडेमाइट कॉमनली नहीं पाया जाता, कौन सा पाया जाता है भैया, क्वार्ट्ज पाया जाता है ना। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए आंसर क्या होना चाहिए। आपसे पूछा है ऑक्टाहेड्रल के अंदर दो लोग होते हैं, ट्राई ऑक्टाहेड्रल, एक होता है डाई ऑक्टाहेड्रल। बताइए दोनों में क्या सही होना चाहिए। स्टेटमेंट मुझे पॉज करके अपना पढ़िए, अपना टाइम लीजिए, किसी बात की कोई जल्दबाजी नहीं है। ये वीडियो अगर आपका, इसकी रेंज अगर आप देखते हैं 35 मिनट का है अगर ये वीडियो, तो आप इसे अगर 1 घंटे में भी सॉल्व करें तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने सवाल आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर दिखाऊं मैं, आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज द फर्स्ट वन। ट्राई ऑक्टाहेड्रल और ड्राई ऑक्टाहेड्रल दो चीजें होती हैं। नाम बताता है ट्राई ऑक्टाहेड्रल। ट्राई ऑक्टाहेड्रल मतलब अगर 3 पोजीशंस हैं, तीनों खाली पोजीशन में अगर कोई आके बैठ जाए, यानी मैग्नीशियम आके बैठ जाए, मैग्नीशियम आके बैठ जाए और मैग्नीशियम आके बैठ जाए, तो तीनों जगह कोई मैग्नीशियम आके बैठ जा रहा है, तब उस कंडीशन में से हम कहते हैं ट्राई ऑक्टाहेड्रल। जबकि अगर हमसे पूछे डाई ऑक्टाहेड्रल, नाम बता रहा है डाई ऑक्टाहेड्रल मतलब दो, यानी 3 पोजीशंस में से अब सिर्फ 2 जगह पर ही आके कोई बैठेगा। कोई कौन बैठेगा, कोई मतलब हमारा एल्यूमिनियम आके बैठेगा। एल्यूमिनियम कहता है मेरे ऊपर चार्ज क्या है, 3 का है भैया, तो मैं 2 ही काफी हूँ। मतलब चार्ज 3 है तो मैं 2 होऊंगा तब भी चार्ज कितना दे दूंगा, 6 दे दूंगा। मैग्नीशियम कहता है अरे भैया हमारे ऊपर चार्ज जो है +2 का रहता है, तो हमें कितने होने की जरूरत है, हमें 3 होने की जरूरत है, तब जाके 2 3 6 हो पाएगा। तो इसका मतलब ये होगा टाई ऑक्टाहेड्रल शीट्स, ऑल ऑक्टाहेड्रल शीट्स आर, ऑल मतलब तीनों, तीनों ऑक्टाहेड्रल शीट्स आर ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम। ठीक है, ईच मैग्नीशियम शेयर्स 2 ऑक्सीजन एटम्स विद द 6 नेबरिंग मैग्नीशियम कैटायंस, है ना। टोटल कितने, 6 से आपस में वो लिंक होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट सही था, बाकी आप जज करिएगा गलत होंगे। सही बात मैंने आपको ऊपर लिख के बता दी है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। कुछ एग्जांपल्स इस टेबल से आ जाते हैं। पहली बात तो ये कि तो जो टिकटॉक टिकटॉक चलती है, अरे नहीं भाई, पहली बात तो ये कि टाई ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमें लेयर चार्ज को याद करना जरूरी होता है। पायरोफाइलाइट, स्मेक्टाइट, वर्मिकुलाइट और इलाइट, PSVM, है ना। पायरोफाइलाइट, स्मेक्टाइट, वर्मिकुलाइट और माइका, इनका हमें चार्ज याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या चार्ज याद रखेंगे, पायरोफाइलाइट बहुत छोटा सा है, कुछ मतलब 0 to 0.4, अब 4 लगाया है तो 4 3 जा 12, माना 1.2 वर्मिकुलाइट जो है थोड़ी सी रेंज रखता है, हमारी अलग रेंज रखता है, मतलब 1.2 से 1.8 तक। मॉन्टमोनाइट 1.8 से कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। ओ सॉरी, माइका जो है कहाँ तक, मॉन्टमोनाइट कहाँ से आ गया, माइका जो है 1.8 से 2 तक जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 0 to 2 सरफेस चार्ज, है ना, सॉरी लेयर चार्ज, लेयर चार्ज की रेंज 0 से लेकर 2 तक पूरी याद करनी है। ये सारे अच्छे से याद रखने आ सकते हैं एग्जाम। ठीक है दिवाकर, आपने कहा हमने याद कर लिया एक बार बैठ के PSVM के रूप में। यस, प्ले स्टेशन VM मतलब विक्रम का, PS विक्रम का, कोई सेंस नहीं, फिर भी जैसे भी करके याद कर लेना, ये ट्रिक बना लेना इंपॉर्टेंट है। आगे हम कहेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉन्टमोरिलोनाइट में कहाँ सब्स्टिट्यूशन देखा जाता है, तो भैया ऑक्टाहेड्रल शीट में देखा जाता है। बेडिलाइट में कहाँ देखा जाता है, टेट्राहेड्रल शीट में देखा जाता है। ठीक है दिवाकर, आपने कहा तो याद कर लिया। दूसरी बात, हेक्टराइट में कहाँ देखा जाता है, ऑक्टाहेड्रल में देखा जाता है। सेपोनाइट में कहाँ देखा जाता है, टेट्राहेड्रल में देखा जाता है। ठीक है, अगर आपने कहा तो याद कर लिया। और बायोटाइट और मस्कोवाइट बहुत ज्यादा फेमस एग्जांपल्स हैं, दोनों के अंदर देखो कैसा है, टेट्राहेड्रल सब्स्टिट्यूशन देखा जा रहा है। लेकिन मस्कोवाइट कौन है, डाई ऑक्टाहेड्रल है, जबकि बायोटाइट कौन है, ट्राई ऑक्टाहेड्रल है। याद रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं पूछूं वीदरिंग रेजिस्टेंट ज्यादा कौन है, वीदरिंग रेजिस्टेंट ज्यादा कौन है रे भैया, तो बोलेंगे आप मस्कोवाइट है। कैसे याद कराता हूं मैं आपको, कभी आपने मेरी पहले कोई क्लास ली है तो आपको पता होगा कि मैं मस्कुलर दिखाता हूँ किसको, मस्कोवाइट को। जो मस्कुलर है, तो मस्कुलर है वो ज्यादा विदरिंग रेजिस्टेंट है, तो मस्कोवाइट इज मोर रेजिस्टेंट, है ना। और बायोटाइट जो है वो थोड़ा कम रेजिस्टेंट होता है विदरिंग के लिए। ठीक है दिवाकर, क्या स्ट्रक्चर है बायोटाइट में, नाम आता है बाय, बाय मतलब 2,
तो हमें लगता है फिर तो डाइऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। नाम में भले ही डाइऑक्टाहेड्रल हो, लेकिन है ये क्या, ट्राइऑक्टाहेड्रल। ठीक है दिवाकर, मस्कोवाइट क्या बन गया, वो ट्राई है तो ये क्या होगा, डाइऑक्टाहेड्रल होगा। कैसा होगा, डाइऑक्टाहेड्रल होगा। तो ये याद रखना। इनके अंदर ऑक्सीजन और मेटल के बीच में जो हम देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ होती है, उसके कारण ऐसा देखा जाता है ना। तो ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत बना पाता है, बायोटाइट का बॉन्ड कमजोर रह जाता है, तो इस कारण से ऐसा देखा जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखने बहुत जरूरी है। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कई सारे क्वेश्चन इस टेबल से पूछे जा सकते हैं कि पायरोफाइलाइट जो है वो किसका प्रोटोटाइप है, आप कहेंगे डाइऑक्टाहेड्रल का है। टॉक टाक जो है किसका प्रोटोटाइप है, आप कहेंगे ट्राइऑक्टाहेड्रल का है। टी से टी मैच करना है, ट्राइऑक्टाहेड्रल किसका प्रोटोटाइप है, टाक। टाक किसका प्रोटोटाइप है, ट्राइऑक्टाहेड्रल का प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप क्या होता है दिवाकर, आइटर प्लस पढ़ो जाके, यू विल गेट टू नो। एक एक चीज अभी एक्सप्लेन करूंगा तो वक्त ज्यादा लग जाएगा, लेकिन आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दिवाकर ये आप एक्सप्लेन करें, हमें बात समझ में नहीं आई। अजर्शन रीजन के रूप में फटाफट से मुझे बताइए कि क्या अजर्शन और रीजन सही है या नहीं है, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 5 4 3 2 1 मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज फर्स्ट। दोनों बातें सही है। टार्क और पायरोफाइलाइट आर यूज फॉर लुब्रिकेंट्स। क्यों यूज करते हैं लुब्रिकेंट के रूप में, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड कमजोर होते हैं, ये एक दूसरे पे स्लिप कर जाते हैं, तो इस कारण से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट है, याद रखना। फटाफट से बताओ, क्या वर्मिकुलाइट की सीईसी मैक्सिमम होती है, और क्या उसका कारण ये है कि इंटरलेयर के अंदर मैग्नीशियम जैसे आयन होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण बड़े होते हैं, बट कैन बी स्टिल एक्सचेंज्ड बाय अदर आर्किटाइंस, है ना, जिसके कारण इसके अंदर हाई लेयर चार्ज होने के कारण मैग्नीशियम वगैरह और एक्सचेंज होकर कोई और कैटाइन आ सकते हैं, और कैटाइन आ सकते हैं तो और सीईसी देखी जा सकती है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। दोनों बातें एकदम सही है, एक्सप्लेन भी कर रही है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सीईसी जो है वो वर्मिकुलाइट की ज्यादा होती है। वर्मिकुलाइट से ज्यादा किसकी होती है, ह्यूमस की होती है ना, ऑर्गेनिक मैटर की कहते हैं, 200 से 300 चली जाती है। अब हम कह रहे थे इसका, हाँ, लेयर चार्ज अभी याद किया था 1.2 से 1.8 होता है, याद रखना। मॉन्टमोरियलोनाइट का कितना होता है, उससे थोड़ा कम, यानी 0.4 से 1.2 स्पेक्टाइट। डन। अगर पकड़ है आपकी मिनरोलॉजी पे, पकड़ है आपकी सॉइल केमिस्ट्री पे, तब आपको ये मेरी बातें आराम से समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही हो तो मैं एडवाइस दूंगा, हाइड्र प्लस का सॉइल मिनरोलॉजी एंड सॉइल केमिस्ट्री नाम का जो चैप्टर है उसे एक बार रीड करिए, रिवाइज कीजिए। नोट्स हैं आपके पास तो उसे पढ़ लीजिए। आने वाले और भी मैं कई सारे वीडियोस आने वाले वक्त में डालने वाला हूँ, कोई भी आपको मेरा वीडियो दिखे तो पहले अपने नोट्स रिवाइज कर लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको जो चीजें नहीं पता होंगी वो आप याद भी कर पाएंगे। आगे बढ़े। 13वें नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट से जज करिए अपनी कॉपी में, उसका आंसर लिख लीजिए। 5 4 3 2 1 मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। आंसर इज थर्ड। मतलब एमॉर्फस, हर इंसान को पता होता है कि इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता। शेप नहीं होता तो उसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टलाइन नहीं है। ठीक है दिवाकर, तभी तो नाम दिया है एमॉर्फस। ठीक है, अब एमॉर्फस जो है उसके अंदर काम की बात यह है कि इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, और साथ में इसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्रिस्टलाइन मिनरल से भी ज्यादा होती है, याद रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बताओ एल्यूमिना और सिलिकॉन का रेशो जो है वो एलोफेन और इमोबोलाइट के लिए कैसा होता है। फटाफट से, इन द गिवन टेक्स्ट, इन आप कहेंगे कि दिवाकर हमें तो आपने कोई टेक्स्ट दिया ही नहीं। बिल्कुल, तो इसको हटा देते हैं, है ना। तो बताइए क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए एलोफेन और इमेगोलाइट का सिलिका टू एल्यूमिना रेशो। याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है। आंसर रिवील कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1 आंसर इज दिस। एलोफेन का एक से ज्यादा, इमोगोलाइट का इक्वल्स टू 1, है ना, याद रखना। एलोफेन 2 बार 1 1 लिखना पड़ता है एलोफेन लिखते वक्त, है ना। 1 1 लिखा ना मैंने ऐसे, एलोफेन तो 2 बार लिखा है, इसलिए एक से ज्यादा 1 है। आप कहेंगे दिवाकर कोई सेंस नहीं बनता इन बातों का, भले ना बने, याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। इमोगोलाइट क्या है, इमोगोलाइट कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर 1 इक्वल्स टू 1 होता है इसका सिलिकॉन टू एल्यूमिना रेशो। नेक्स्ट। अच्छा, 2 बार आ चुका है ये सवाल, 2024 में भी आया है, 2025 में फिर आया है, आने वाले वक्त में फिर आ सकता है। कहाँ आ रहा है, पीएचडी एग्जाम यानी एसआरएफ का जो एग्जाम हो रहा है वहां ये एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है। आई थिंक जेआरएफ में भी आया हुआ है, वैसा शायद आया हुआ है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद करना है क्या कि फेरस के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा है, उनकी सॉल्युबिलिटी का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा है। फटाफट से आंसर पता है तो जज करिए, नहीं पता है तो मेरा आंसर सुन लीजिए। आंसर है 4।
यानी सबसे ज्यादा अगर कोई घुल सकता है तो वो है मेघेमाइट। मेघा नाम की लड़की है, वो हर किसी के साथ घुल मिल जाती है, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो याद रखना है वो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, मतलब मेघेमाइट की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, लेपिडोक्रेसाइड, उससे थोड़ा लीचड़ कौन है, लेपिडो है, लेपिडोप्टेरा वाले एंटोमोलॉजी में चला गया मैं, चलो कोई बात नहीं। लेपिडोग्लिसराइड इज गामा FeOOH, है ना, ये थोड़ा कम सॉल्युबल है। उससे कम सॉल्यूशन सॉल्युबल है हेमेटाइट, और सबसे कम सॉल्युबल है गोएथाइड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना गोएथाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना, अल्फा FeOOH, अल्फा Fe2O3 हेमेटाइट है, गामा Fe2O3 मेगेमाइट है, गामा FeOOH क्या है, लेपिडोग्लिसराइड है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2025 में भी आया है, फिर कह रहा हूँ आने वाले वक्त में फिर आ सकता है, याद रखना। गोएथाइड सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, याद रखना। अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा कौन है ना, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग फॉर्म इन द सॉइल, सबसे ज्यादा सॉइल में कौन सी एल्यूमिनियम की फॉर्म देखी जाती है आपसे, अगर सॉरी फेरस की फॉर्म देखी, फेरस की कौन सी फॉर्म सबसे ज्यादा मिट्टी में देखी जाती है, ये बात अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे दिवाकर को, या कोई भी जो पूछ रहा है उसको, गोएथाइड। हेमेटाइट सेकंड मोस्ट एबिडेंट है ना। आप देखेंगे आजकल मैं थोड़ा गड़बड़ाने में फंबल ज्यादा करता हूँ, पता नहीं क्या हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए मुझे, मुझे पॉज करके फटाफट जज कर लीजिए आंसर, मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। वैसे उम्मीद करता हूँ आपने अपना आंसर कॉपी में लिखा होगा, आंसर लिखा है तो अच्छी बात, नहीं लिखा है तो आंसर देख लीजिए। आंसर इज, अरे भैया लिखा दो, ये आंसर इज सेकंड। हमें ये पूछ रहा था कि जो हाईली विदरिंग मिनरल्स होते हैं, जो हाईली विदरिंग रेजिस्टेंट होते हैं, वो हाईली विदरिंग रेजिस्टेंट मिनरल्स का हमारे लिए क्या यूज है। हमारे लिए वो ये यूज है कि उसका हम सॉइल पेरेंट मटेरियल का ओरिजिन निकालने में काम में ले सकते हैं। देयर सॉल्युबिलिटी अलाउज देम टू यूज्ड फॉर टेरेसिंग। किसकी बात चल रही है, विदरिंग रेजिस्टेंट मिनरल्स की बात चल रही है। तो क्या याद है आपको विदरिंग रेजिस्टेंट मिनरल कौन से थे, नहीं थे तो अभी याद करो मेरे साथ। टुरमेलिन है, एपीडोट है, जिरकॉन है, टोपाज है, गार्नेट है, रुटाइल एंड एनाटेस है, और साथ में एल्यूमिनाइट है। एल्यूमिनाइट है, एनाटेस है, रुटाइल है, टोपाज है, एपीडोट है। एपीडोट तो चलो कोई बात नहीं, ये जिरकॉन है। ये जिनके ऊपर मैं गोला कर रहा हूँ ना, मतलब जिनके ऊपर मैं राउंड कर रहा हूँ, इनके फॉर्मूले एक बार याद कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा याद करने की, याद रहा तो अच्छी बात, नहीं तो कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि रुटाइल और एनाटेस जो है विदिंग रेजिस्टेंट होते हैं, तो इनका फॉर्मूला क्या है। अभी मैंने कहा पूछे जा सकते हैं, मैंने खुद नहीं पूछ लिया, बताइए क्या है ना। व्हाट एलिमेंट इज सेंटर अंदर का, अच्छा बताना है कि कौन सा सही मैच किया गया है ना। व्हाट इज द कॉमन केमिकल फॉर्मूला फॉर बोथ, अच्छा दोनों के लिए एक सेम ही होगा, क्या होगा बताना। 5 4 3 2 1, आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा ये आंसर, आपका आंसर है तीसरा TiO3, रुटाइल और एनाटेस। एनाटेस का विदरिंग इंडेक्स जानते होंगे आप, मैं से उम्मीद करता हूँ, कमेंट करके बताइएगा मुझे, बच्चा बच्चा जानता है अगर वो पीडोलॉजी पढ़ के आया है तो, है ना। बताऊँ मैं, नहीं आप खुद बताइए, कमेंट में बताइएगा। चलो आंसर नेक्स्ट देखें, तो वो आपको वो एक डायग्राम दिया है मैंने। अच्छा क्वेश्चन आगे जो है, क्वेश्चन नंबर 18 19 और 20, इनके आंसर हम डिस्कस नहीं करते हैं, इजी से हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से बता सकते हैं इनके जवाब। मुझे इनके जवाब कमेंट में बताइएगा, नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 18 19 और 20 को समझाओ, मैं टाइप करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन आपके सामने है, अपना आंसर गैस करिए, फॉर श्योर सही ही होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, इजी से क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन को फटाफट से रीड करिए, अपना आंसर जज करिए, इजी सा है, बिल्कुल सही होगा आपका। और लास्ट में 20 नंबर क्वेश्चन को भी जज करिए, उसका आंसर भी आपका सही होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, तो ये था आज का सेशन। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और आने वाले वक्त में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ रोज एक वीडियो अपलोड हो पाए, और इन वीडियो सीरीज के जरूर, क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे मुंह से गड़बड़ निकल रहा है। इस वीडियो सीरीज के जरिए मेरी कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में जो आप ASRB नेट जैसा एग्जाम अगर दें, तो उसके लिए आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल साबित हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम सॉइल केमिस्ट्री के और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।